बच्चों वॉइस आ रही? हाँ जा रही। हेलो। ठीक है, मैं यार शुरू करता हूँ, लेट हो रहा है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में कि आज क्वेश्चंस वगैरह करवाऊंगा कुछ आपको, और साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ कुछ नए कॉन्सेप्ट्स पे भी चर्चा करने वाले हैं आज। जैसे मैंने आपको आपको बच्चों याद होगा, मैंने ये फॉर्मूला दिया था कि जो कर्व मिरर होता है हमारा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर होता है, उसके लिए जो बेसिक फॉर्मूला होता है ये होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है। अच्छा अच्छा, रोनित भाई आप आ गए, चलो बढ़िया है, अच्छा लगा। तो इसमें जो f होता है, f क्या होता है? फोकस होता है। ठीक है, चलिए f क्या होता है? फोकस। ये सब आपको मैं बता चुका हूं। अब अगर हम फोकस को लेते हैं मीटर में, अब आगे की कहानी शुरू कर रहा हूं फोकस के आगे की। ठीक है, समझिएगा जरा 2 मिनट के लिए। अगर मैं f को लेता हूं मीटर में, इफ द फोकस इज इन मीटर, ठीक है, तो फोकस को किस में लिया मैंने? मीटर में लिया, राइट। अब फोकस को अगर हमने मीटर में लिया है, देन इसका इनवर्स क्या होता है? मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो इफ f इज इन मीटर, देन 1/f is called the power of mirror. 1/f is called, यश भारद्वाज, वॉइस नहीं आ रही क्या? वॉइस तो आनी चाहिए यार, वॉइस आ रही है बेटा, क्योंकि मेरा फोन भी पैरेलल में कनेक्टेड रहता है। विपिन विपिन भारद्वाज, मेरा फोन भी कनेक्टेड होता है बेटा साथ में पैरेलल, तो मेरे फोन में हल्का साउंड मैं सुनता रहता हूँ अपना। तो आप अपना नेट इश्यू या वॉइस चेक कर लो उधर का, ऐसा तो नहीं कि आपका मिनिमाइज हो रखा हो। हाँ जी, तो मैंने बोला इफ द फोकस ऑफ मिरर इज इन मीटर, देन 1/f इज कॉल्ड द पावर ऑफ मिरर। 1/f को क्या बोलते हैं? 1/f को बोलते बच्चों पावर ऑफ मिरर। ठीक, तो यहां से एक छोटा सा फॉर्मूला तुम्हारे सामने और आता है 1/f का, जिसको अपन लोग बोल रहे हैं पावर। ठीक है, तो यहां से आता है P इज इक्वल टू 1/f। बस इसमें कंडीशन ये होती है कि जो फोकस होता है वो किस में होता है? मीटर में होता है। ठीक है, बात समझ गए? लिख लो यार, अगर लिखना हो तो, एक लाइन का स्टेटमेंट है छोटा सा। फोकस जब मीटर में होता है तो पावर की बच्चों जो यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर। पावर की जो यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर। ये रहा, यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। बस वो डायोप्टर कब होती है इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी फोकस मीटर में होती है तो पावर बच्चों निकल के आती है डायोप्टर में। अब बात को समझिएगा, अगर हम इसके आगे की कहानी यहां से शुरू करते हैं, तो जैसे मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास जब कॉनकेव मिरर होता है तो उसका फोकस नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका फोकस पॉजिटिव होता है। तो कॉनकेव मिरर के केस में उसका जो पावर होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में पावर पॉजिटिव होता है, फोकस पॉजिटिव होता है, तो पावर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो कहने के सेंस यहाँ पे ये आता है कि अगर आपके पास में पावर है और इसको आप दो मिरर्स के लिए अलग अलग डिसाइड करते हो, तो आप लिखोगे फॉर
कॉनकेव मिरर, सिंस फोकस इज लेस देन 0, दिस इंप्लाइज जो पावर होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। बस फोकस की जो यूनिट्स होगी वो किस में होगी, ये रही, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, फॉर कॉन्वेक्स मिरर इसका जो फोकस होगा वो पॉजिटिव होता है, तो इसके लिए भी जो पावर होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। समझ गए बात को। और यहां भी आप स्टेटमेंट डाल सकते हो कि यूनिट किसकी, यूनिट्स ऑफ फोकस इज इन मीटर। ये मस्ट है, ये ध्यान रखना। मीटर के अलावा अगर कोई भी यूनिट दी, जैसे मान लीजिए 4 सेंटीमीटर दिया है, एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए 4 सेंटीमीटर फोकस का आपके पास में मिरर है, क्या, अरे हाँ सॉरी, हाँ जी, तो मैं कह रहा हूं जैसे मान लीजिए 4 सेंटीमीटर लेंथ का आपके पास में कोई मिरर है, 4 सेंटीमीटर फोकस का आपके पास में कोई मिरर है, उसका पावर आप 1/4 मत कर देना, क्योंकि फोकस सेंटीमीटर में आप बता रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस को किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में, उसके बाद पावर की बात आप करोगे। गॉट इट, समझ में आई बात। चलिए, एक तो ये बात हो गई कि भाई इसकी पावर कैसे डिस्कस करनी है। अच्छा, दूसरी चीज आपको याद होगा, मैंने पिछली क्लास में इमेज फॉर्मेशन आपको समझाया था, है ना। पिछली क्लास में इमेज फॉर्मेशन समझाया था। एक ओवरव्यू देता हूं एक वीडियो के थ्रू, तो आपको पूरा रिवाइज हो जाए, क्योंकि उतना मैं बना तो नहीं सकता आपके लिए। हाँ, बस ये है कि आपके मतलब के लिए मैं कुछ चीज यहाँ पे आपको शो आउट कर सकता हूँ, ताकि आपकी वो कॉन्सेप्ट छोटा सा रिवाइज हो जाए, बिकॉज आज की क्लास में काम आने वाला है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर की बात कर। देखिए यहाँ पे फोकस आपको दिया है 10 सेंटीमीटर का, समझ गए। एक ये क्या रखा है, दिस इज मिरर स्टैंड। यहाँ पे बाद में हम एक कैंडल रख देंगे, दिस इज द स्क्रीन। ये आ गया आपका मिरर, कॉन्केव मिरर है ये देखिए, ये जो सी वाला पॉइंट है दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ वाला पॉइंट हो गया फोकस, और पी वाला पॉइंट हो गया पोल। पी हो गया पोल, यहाँ पे आपका मिरर रखा है, ये हो गया एफ फोकस, ये सी हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला केस आपको बताया था ऑब्जेक्ट इज वेरी फार, याद होगा जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, इनफाइनाइट पे। आप ध्यान दीजिए, इनफाइनाइट के लिए मैंने बोला था ऐसा नहीं है, इनफाइनाइट के लिए मैंने आपसे बोला था कि ऐसा नहीं कि आप बहुत ही दूर निकल गए लेके। मैंने कहा यार सेंटीमीटर में फोकस लेंथ होती है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको 10 सेंटीमीटर का फोकस है, अरे तो 4 मीटर 5 मीटर आप डिस्टेंस दूर पे आप ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, तो वो इनफाइनाइट ही कहलाएगा ना। बात समझ गए। तो यहाँ पे ये कैंडल है, दिस इज द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, कैंडल है। ये इमेज हो गया कहां पर रखा है भाई, इनफाइनाइट पे रखा है, क्योंकि फोकस हमने लिया था 10 सेंटीमीटर का, ठीक। ये पोल हो गया जहां पे मिरर रखा है, मिरर के बैक साइड से हम इस पूरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं सीन को। तो ये पॉलिश्ड एरिया हो गया मिरर का, मिरर का फ्रंट एरिया उसके सामने, मतलब रिफ्लेक्शन ब्लू वाले से नहीं होगा, रिफ्लेक्शन होगा इसके बैक वाले सरफेस से, पॉलिशिंग के अदर सरफेस से, ठीक है। क्या करना है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ फोकस पे। आप देखिए यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आपको फील हो रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे आपको, एक माइनर सा पॉइंट, बहुत माइनर पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, एंड आई होप आपको दिखना चाहिए, ठीक है। तो इमेज कहां पे बन रहा है, जस्ट इस पॉइंट पे। और ये पॉइंट कैसा है, ये पॉइंट आपका यहाँ पे देखिए, ये लाइन किससे मैच कर रही है, फोकस से। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इंफिनिटी, इमेज कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। बात समझ गए, एक तो ये हो गया। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात सुनो, जो हमने सेकंड केस लिया था, ये तो चलो कन्वर्ट हो गया। अब देखिए ये आपको यहां से बिल्कुल, जिसको पूरा जब डार्क किया गया, अब आपको भी स्पॉट नजर आएगा भाई। डार्क में बाकी लेंथ तो आपको नहीं दिखाई देगी, तो जैसे लाइट बंद करी गई ना रूम की, तो ये तुम्हारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। ये देखो इमेज के बारे में आपको दिखा रहा है, यहाँ कहीं पे मिरर था अगर आपको याद हो तो, ये इमेज बन रहा है। और ये एक छोटा सा स्पॉट अब आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे या लैपटॉप के स्क्रीन पे साफ साफ नजर आएगा, ठीक है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, डार्क रूम लिख दिया गया है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो इमेज कहां बन रहा है, फोकस पे।
आइए थोड़ा सा इन चीजों को और आगे ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जेक्ट की लोकेशन को बदलते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या होता है। तो ये तो पुराना वाला आ गया सीन। सेकंड, रे डायग्राम एग्जैक्टली यही था जब हमने बनाया था, अगर आपको याद आता है तो मैंने क्या बोला था, पैरेलल लाइट रेज आएगी, फोकस में मिलेगी। अभी आपके पास में केस 2 है बच्चों, केस 2 देखिएगा क्या है। ये देखिए केस 1 का रे डायग्राम आ गया, ऑब्जेक्ट इज इंफिनिटी, पैरेलल लाइट रे आई कहां पे मिली, फोकल प्लेन पे, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले आओगे तो एग्जैक्टली फोकस वाले पॉइंट से पास आउट कर जाएगी, ठीक है बात समझ में आ गया। मोबाइल में दिख रहा है, हाँ बिल्कुल क्लियर विजन, एकदम परफेक्ट है, क्योंकि इस बार जो सेटिंग बनाई है इसकी ऐसा बनाया कि आपको फोन पे एकदम नीट एंड क्लीन नजर है। सेकंड केस देखिए क्या है, सेकंड केस लिखा है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, मतलब सी मींस क्या, सी कौन सा पॉइंट होता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा, याद आया ना। तो इनफाइनाइट और सी के बीच में कहीं, मतलब फाइनाइट लोकेशन पे है लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखा हुआ है। आइए इसका इमेज देखिए, ये पहले सीन समझिएगा। दिस इज द कॉनकेव मिरर, आपको दिख रहा है इधर, दिस इज द स्क्रीन। अब देखिए स्क्रीन कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर बच्चों, क्लियर। अभी आप अगर इसके इमेज को ध्यान से देखोगे ना, तो आपको इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पर बनता हुआ नजर आने वाला है। ये देखिए आपको नजर आता है इधर। तो ये बोला इमेज इज फाउंड बिटवीन एफ एंड सी। ये यहाँ पे एक आपको व्हाइट स्पॉट दिख रहा होगा, यहाँ पे कैंडल है, इसका व्हाइट स्पॉट यानी कि इमेज आपको यहाँ पे शो हो रहा है, क्लियर कट एकदम। किसके किसके बीच में बन रहा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। इसको भी डार्क रूम में भी देखोगे ना तो आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ये देखिए डार्क रूम आ गया है आपके सामने और एकदम नीट एंड क्लीन अब आपको विजन इसका नजर आने वाला है। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड एट सी, तो जो इमेज बन रहा है वो फोकस और सी के बीच में कहीं पर आ रहा है। ये आप देख लीजिए एक बार पूरा फिगर फिर से, ठीक है ना। और मैंने आपको एक बात भी समझाई थी कि देखिए जब तक रियल इमेज अपन लोगों को मिल रहा है तब तक मैग्निफिकेशन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ये बात आपको मैंने बोली थी कि जब तक रियल इमेज मिल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक देखिए, कैरेक्टरिस्टिक आ रही है आपके सामने, क्या क्या लिख रहा है। पहली चीज, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड दैट सी, फाइनाइट डिस्टेंस पे है, एक लाइट ये आई फोकस से पास आउट कर गई, एक फोकस से गई पैरेलल हो गई, यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ, इमेज मिल गया। इमेज के बारे में क्या है, रियल होगा क्योंकि रियल इंटरसेक्शन है, सब बता चुका हूं आपको। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड इमेज होगा, ये भी हो गया, और ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा, ये सारी बातें लिख दी, छोटा होगा, डिमिनिश्ड, पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, आगे की लोकेशन पे आप वर्कआउट कर लो। केस 3, ऑब्जेक्ट इज एट सी, कहां रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है ना भाई। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है, आप देखिए स्क्रीन, जो व्हाइट स्क्रीन है बेटा वो भी सी पर ही रखी है, और ये आपको व्हाइट स्पॉट दिखाई दे रहा है इस कैंडल का, दिख रहा है यहाँ पे। डार्क रूम में देखोगे तो आपको नीट एंड क्लीन समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका इमेज, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और इमेज कहाँ बन रहा है, सी पर, क्लियर। कैसा इमेज होगा भैया, रियल इमेज होगा, इस बात में कोई शंका नहीं है। ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर बनने वाला था, रियल बनने वाला था, और इन्वर्टेड बनने वाला था विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक। ये केस भी समझ में आ गया। अभी कहां रखा है हमने, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, मतलब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। आप देखो इमेज कहां है, स्क्रीन कहां रख दिया, सी के पीछे चला गया था, तो ये आ रहा है इसका इमेज, ये आ गया बीच में ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए डार्क रूम में देखिए आपको समझ में आएगा। अब तुम ध्यान दो, यहां से एक बात ध्यान देने वाली है, यहां से बात ध्यान देने वाली क्या है कि ऑब्जेक्ट जब सी और एफ के बीच में आता है तो इमेज सी के पीछे चला गया। दूसरी चीज, इस बार जो इमेज बनेगा, इस बार बच्चों जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बनने वाला है। इसका रे डायग्राम आपको रिस्पेक्टिव मिलेगा, आपको समझ में आता होगा। अभी आपके सामने रे डायग्राम आने वाला है, ये देखिए आ गया। ऑब्जेक्ट को हमने रखा सी और एफ के बीच में, इमेज बच्चों यहाँ पे बना। आप देखिए इमेज के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर आप जाओगे तो इमेज के बारे में आप देख लीजिए क्या है, ऑब्जेक्ट से एक तो बड़ा बन रहा है, दूसरा ये रियल इमेज है क्योंकि रियल इंटरसेक्शन है, आफ्टर रिफ्लेक्शन दिख रहा है ना आपको, और ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज उल्टा बन रहा है, मतलब रियल है, बिगर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, और इन्वर्टेड है। इतनी सारी बातें जो यहाँ पे है, इनलार्ज, बियॉन्ड सी, और रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ। ऑब्जेक्ट को रखा फोकस पे, बताओ इमेज कहां बनना चाहिए, इनफाइनाइट पे। ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया बच्चों, देखो ध्यान से, ये प्लेसिंग देख लीजिए, और इमेज कहां जा रहा है, इनफाइनाइट पे, ये चला गया पीछे। यहाँ तो अब हमें भी
बोर्ड पे ही नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन डार्क स्क्रीन में आपको दिखाई देगा। ये देखिए एक स्पॉट है जो हल्का फुल्का आपको नजर आ रहा होगा। दिस इज द इमेज एट इंफिनिटी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर। क्या बेटा? एग्जैक्टली अभी रे डायग्राम आपको बनता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा, आपको समझ में आएगा। ये देखिए, और इसके नेचर की अगर आप बात करोगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, लाइट रे कैसी हो गई भैया? पैरेलल हो गई। पैरेलल हो गई, इमेज देख लीजिए कितना बड़ा बन रहा है। ठीक है, वो आपने देखा था। ब्लर होगा वो तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि लाइट रे में स्कैटरिंग एक नेचर होता है, वो भी फॉलो होता है, वो तो खैर रियल फिनोमिना है इस वजह से। तो कैसा हो गया? इन्वर्टेड बना। ठीक है, एक बात, क्या क्या बना? रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, हाईली इनलार्ज। हाईली इनलार्ज मतलब अगर ऑब्जेक्ट छोटा है तो भैया इमेज बहुत बड़ा मिलेगा। वो साइज आपने अभी देखा था ब्लरनेस के साथ में, कितना हैवी साइज दिख रहा था हमको फ्लेम का, है ना? खैर इतनी बात समझ में आ गई। और कहां बनेगा? प्लेस्ड एट इंफिनिटी, राइट। और एक और केस आता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। अभी हमें स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि इसमें मैंने आपको समझाया था कि भैया वर्चुअल इमेज बनता है, वो भी इस मिरर के बैक साइड बनेगा। हाँ बिल्कुल, बात समझ में आई ना? वर्चुअल इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है, मिरर के बैक साइड बनता है, और वर्चुअल होने की वजह से आप इस इमेज को स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते हो। क्या लिखा है? देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, दिमाग में भ्रम नहीं आना चाहिए। यहाँ पे लिखेगा नो इमेज इज फॉर्म्ड, लेकिन क्या है ना कि बाकी चीजों के रिफ्लेक्शन की वजह से आपको स्क्रीन पे कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखेगा, बट उसका देखिए रियल फिनोमिना। आप यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, नो इमेज, इमेज नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे हमको। क्या लिखा? ओनली रिफ्लेक्टेड लाइट पैच नजर आ रहा है। बात समझ में आई? मतलब एक पैच ऐसा कुछ दिख रहा है भाई, इधर उधर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर थोड़ा बहुत तो स्क्रीन पे पहुंचेगी ना। मिरर वाला, मिरर से रिफ्लेक्शन नहीं था, लेकिन बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं थोड़ा बहुत उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर स्क्रीन पे दिख रही। तो एक लाइट का पैच नजर आ रहा है, बट दिस पैच इज नॉट कॉल्ड द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि इमेज तो वर्चुअल है, वो स्क्रीन पे आएगा ही नहीं। इमेज तो मिरर के अदर साइड चला गया। ठीक बात? क्लियर है सारी कहानी आपको? तो एक छोटा सा मैंने आपको इसके थ्रू रिवीजन दिया था, साफ साफ मेंशन कर दिया, वर्चुअल इमेज कैन बी सीन इनसाइड द मिरर बट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ये दिख रहा है मिरर के अंदर, हमें ऐसा फील हो रहा है। देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया जो पोल और फोकस के बीच में, आप सामने से देखोगे तो मिरर के अंदर भले तुमको नजर आएगा। और कैसा दिख रहा है? फ्लेम के साइज को कंपेयर करिए, ये छोटा साइज है, ये बड़ा साइज है। ये आप इमेज देखिए, फ्लेम ऊपर की तरफ है, ये इमेज भी ऊपर की तरफ है, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, इमेज भी ऊपर की तरफ है। मतलब क्या क्या चीजें, अभी दो बातें आई, दो नहीं तीन बातें आ गई। एक तो अदर साइड ऑफ द मिरर मिल रहा है हमको, भाई मिरर के अंदर देखने से ही मिल रहा है, रियल नहीं है वो। दूसरा इरेक्ट है बॉडी के रिस्पेक्ट में। तीसरा इन लार्ज है बॉडी के रिस्पेक्ट में। चौथा वर्चुअल होने की वजह से स्क्रीन पे भी हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्या ये बात यहां तक आपको समझ में आई? पक्का पक्का। चलिए ये देखिए डार्क पैच दिख रहा है, दिस इज वर्चुअल इमेज इनसाइड द मिरर। इसको स्क्रीन पर हम लोग कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। और ये रहा इसका रे डायग्राम। अब इस रे डायग्राम में हमको एक बात जो समझनी है वो क्या है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन देखिए लाइट फैल रही है, देख रहे हैं, लाइट डाइवर्ज हो रही है, तो इधर तो कहीं इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती। जब आप इसको पीछे की तरफ ले जाओगे तो ये इंटरसेक्शन, और आपको ये इमेज कहां से दिखाई दे रहा था? मिरर के सामने से। ऐसा फील हो रहा था कि ये इमेज मिरर के अंदर ही बन रहा है कहीं पे, देख रहे हैं ना? बट स्क्रीन पे आप इसको कभी भी फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात समझ में आपके आ गई। और अब आते हैं अपनी क्लास में वापस अपन लोग। तो मैंने अभी आपको एक स्लाइट रिवीजन दिया, और वो स्लाइट रिवीजन के साथ में उसके पहले मैंने बताया था भाई पावर क्या होता है। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस की तरफ बच्चों आपको ले चलता हूं। और मैंने आपसे कहा था कि एक छोटा सा रिवीजन करके आइएगा, तो आज की क्लास में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। डेट वाइज एक फोल्डर इसमें होना चाहिए, ये 31 अगस्त क्वेश्चन। जैसे पहला देखिए क्या कह रहा है, एक मिनट, ये वाला पेज नहीं है, नए पेज पे लाना पड़ेगा मुझे। ये है,
सबसे पहले ये वाला उठाते हैं, प्लेन मिरर। आपको बच्चों प्लेन मिरर मैंने पढ़ाया था, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है? A mirror is inclined at an angle theta with the horizontal। एक मिरर है, वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे बच्चों बना हुआ है, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है? इफ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि एक लाइट रे आ रही, वो मिरर के नॉर्मल से थीटा के एंगल पे स्ट्राइक कर रही, देन द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स द फॉलोइंग एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। यानी कि पहले तो मैं आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट रे बच्चों दिखाता हूँ, ठीक है। जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो देखिए कुछ इस प्रकार से ऐसे निकल गई, ये रे। और ऑब्वियस सी बात है यार, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? थीटा ही होगा, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं भाई, आगे देखो हमसे सवाल में क्या कह रहा है। हमसे इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रिफ्लेक्टेड लाइट रे, देन द रिफ्लेक्टेड लाइट रे मेक्स द फॉलोइंग एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, ये कह रहा है। मतलब कितना बनना चाहिए? आपके पास में ऑप्शंस मौजूद है, कोशिश करो करके देखो इस लाइट का हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनेगा। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास में आता है, एंगल बेस्ड आता है कि हाँ भाई क्या करना चाहिए, देन सबसे एक जो बेस्ट काम होता है, मैंने कहा सबसे एक जो बेस्ट काम होता है, आप एक जनरल एंगल मान लीजिए। आइए मैं आपको एक रेफरेंस लाइन बेटा यहाँ पे शो करता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए एक रेफरेंस हो गया, ये हो गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। आई होप ये बात सबको पता है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो गया, ठीक है। फिर से सुनो भाई, फिर से सुनो, फिर से सुनो, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा, क्योंकि अगर ये एंगल है तो ये थीटा हो गया, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक। समझ गए बात? अच्छा, इस एंगल के बारे में क्या कहना है? 90 माइनस थीटा होगा, ये होगा कि नहीं होगा भाई? ये परपेंडिकुलर डॉट 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 और ये मिरर, ये पूरा 90 डिग्री होगा। इतना थीटा निकल गया तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, चलिए और देखिए, इसको तुम अल्फा मान लो थोड़ी देर के लिए। ये जो रेड वाला एंगल है इसको क्या मानोगे? अल्फा। और एक्चुअली यही पूछा गया है। देन द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स द फॉलोइंग एंगल विद हॉरिजॉन्टल, मतलब रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही? भाई साहब यही अल्फा आपको यहां पे फाइंड आउट करना है। बात समझ गए है बेटा? 90 माइनस 2 थीटा चेक करते हैं, वैसे बता रहे हो तो गलत लग नहीं रहा सुनने में। देखिए इसका तरीका क्या है, आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं ये, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अल्फा सॉरी थीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 180? सारे एंगल को ऐड कर दो, 180 पहुंचोगे ना? यही कियोगे मेरे ख्याल से, इसी तरह से कुछ। हाँ वहां से भी आ जाएगा, सही है। बिल्कुल नॉर्मल से भी ये प्लस ये इक्वल टू 90 कर सकते हो, तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो क्या करोगे? मैं 90 वाले ही लगा देता हूं, मैं भी अच्छा लग रहा है। तो ये हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बोलिए, थीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा, ये तीनों मिला के कितने हो गए? 90 डिग्री। तो अल्फा कितना हो जाएगा? सीधे सीधे 90 माइनस 2 थीटा। आ गया आंसर? कौन सा मैच हुआ भाई? लास्ट वाला, नन ऑफ दिस, क्योंकि 90 माइनस 2 थीटा तो कहीं है नहीं। समझ गया ना? तो ये आ गया तुम्हारा नन। पहला सवाल आया समझ में? बोलिए, पहला क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। फिर से आते हैं आज ही के क्वेश्चंस की तरफ। एक ये भाई साहब इंटेलिजेंट वाला सवाल है, फिर इसी पे बेस में दूसरा क्वेश्चन भी आपको दूंगा। ये देखिए प्लेन मिरर की एक असेंबली है जिसमें दो मिरर्स बच्चों 90 डिग्री पे लगे हुए, देख रहे हैं आप? ये रहा, पढ़िए सवाल क्या कह रहे हैं। A ray of light is directed towards a corner
a ray of light is directed towards a corner reflector as shown. एक corner reflector है, एक ray of light आपको बच्चों कुछ ऐसी आती है। एरो गड़बड़ा दिया यार इन्होंने, मैं जरा एरो सही कर दूं। ये भैया ऐसे होगा ये एरो, ठीक है भाई, इधर आई तो यहीं पे जाएगी ना, वापस थोड़ी ना आएगी, और फिर ये ऐसे चली जाएगी, ठीक। कहता है a ray of light is directed towards a corner reflector as shown. The incident ray makes an angle 22 degree with one of the mirrors. Incident light ray makes an angle 22 degree with one of the mirrors. At what angle theta does the ray emerge? कह रहा है कितने एंगल पे ये लाइट रे बाहर आ जाएगी, आपको थीटा सॉल्व करना है। चलिए 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, करके दिखाइए। आपको थीटा यहाँ पे बच्चों निकालना है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, करके बताइए। रोनित कपूर ने आंसर दिया 68। ऑप्शन है, बिल्कुल है, बी ऑप्शन आ रहा है 68। निशाद तुम्हारा कितना है? सिक्सटी एट ना, ऑप्शन बी। आराम से आ गया, देखो ये यहीं से सॉल्व हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर डालो भाई, पूरा 90 होगा। तो अगर इतने अल्फा की बात कर लूं मैं, अगर इतने अल्फा एंगल की बात कर लूं तो 90 माइनस 22 हो जाएगा। बोलिए, यहीं से सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अब अगर परपेंडिकुलर से ये वाली लाइट रे अल्फा एंगल बना रही है, तो ये थीटा का मतलब भी क्या हो गया, फिर अल्फा ही तो हुआ। बाई सिमेट्री परपेंडिकुलर से जब लौटेगी तो ये तो पैरेलल ही हो गई ना। ये भी समझा देता हूं, चलो वो भी देखो। अगर ये एंगल अल्फा है तो बताइए ये वाला भी क्या होगा, अल्फा होगा, होगा ना। फिर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालो, पड़ गया परपेंडिकुलर। अब ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा 90 माइनस अल्फा, तो ये वाला भी कितना हुआ 90 माइनस अल्फा, तो ये वाला भी कितना हो गया भाई, ये बचा हुआ अल्फा ही तो होगा ये वाला, समझ गए। और अल्फा किससे शो कर रहे हो, थीटा से। तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, तो ये और ये लाइट रे कैसी हो जाएंगी, पैरेलल विद ईच अदर। समझ गए बात, कोई दिक्कत है? हाँ समझ गए ना भाई। अब इसी के बेस पे एक सवाल मैं आपको और दे रहा हूं, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं इसी के बेस पे एक सवाल और दे रहा हूं, ऐसे ही परपेंडिकुलर मिरर असेंबली का क्वेश्चन है बेटा, बहुत बढ़िया सवाल, अकल वाला सवाल है। देखिए बढ़िया सवाल अगर मैं बोलता हूं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो क्वेश्चन कठिन है, हाँ लेकिन ये जरूर होता है कि भाई थोड़ी अकल लगेगी, ठीक। चलिए देखते हैं, आपके पास में इस तरह से एक मिरर असेंबली है, दो मिरर्स हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दो मिरर्स हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये एंगल है 90 डिग्री, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, ये एक लाइट आई ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये रे डायग्राम मैंने दे दिया तुमको, ठीक है। मैंने ये रे डायग्राम आपको दिया और
एक पॉइंट बच्चों मार्क आउट करता हूं मिरर असेंबली पर। ये रेड कलर का पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। ये आई होप पॉइंट आपको नजर आ रहा है, और इस पॉइंट का नाम मैं रखता हूं P। ठीक है, सवाल है इन द फिगर एज शोन in the figure as shown, if mirrors are rotated by an angle theta about P, then find the deflection in the reflected light ray. Find the deflection in the reflected light ray, और इंसिडेंट लाइट रे इज एट रेस्ट, मतलब देयर इज नो चेंज इन इंसिडेंस लाइट रे। समझ गए? केवल किसको घुमाया है? मिरर को। ये लाइट रे पे कुछ नहीं किया हमने, केवल मिरर को घुमा दिया थीटा एंगल से। तो मैं लिखूंगा हेयर नो चेंज इन द इंसिडेंट लाइट रे। तो इसके ऑप्शंस भी मैं आपको दे दे रहा हूं। थीटा से अगर घुमाओगे तो रिफ्लेक्टेड 2 थीटा घूमेगी, रिफ्लेक्टेड 4 थीटा घूमेगी, रिफ्लेक्टेड थीटा बाय 2 घूमेगी, और रिफ्लेक्टेड इनमें से नहीं घूमेगी। नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज बढ़िया होता है, सवाल कंफ्यूज करने के लिए अच्छा रहता है ऑप्शन। नन ऑफ दीज का ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए बढ़िया होता है। पूछ रहे हो, बता रहे हो हैं? अकल लगाओ, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, अकल लगाओ। मैं क्वेश्चन देता तो हूं आपको, टाइम भी देता हूं। दोनों मिरर के बीच का एंगल तो 90 है। अरे मिरर असेंबली है भाई, मिरर्स लिखा है। ये मिरर असेंबली पूरी 90 डिग्री पे, ये पूरी असेंबली ऐसे घुमा दी गई थीटा से, ये कह रहा हूं मैं। ये पूरी मिरर असेंबली को थीटा एंगल से घुमा दिया क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब ये नहीं किया कि एक मिरर को रोक लिया फिर एक मिरर को घुमा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये एल शेप मिरर है, पूरी असेंबली को घुमा दिया। अब बताओ।
कपूर साहब क्या कह रहे हैं? 2 थीटा। रोनित बाबू का आंसर आ गया। और आंसर दिया है 2 थीटा। आइए एक बड़ा ही चमत्कारिक आंसर देता हूं आपको। आंसर आएगा नो चेंज इन द रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ना ही वो थीटास घूमेगी, ना ही 2 थीटास घूमेगी, ना ही 4 थीटास घूमेगी, ना ही थीटा बाय 2 से घूमेगी। भाई साहब ये लाइट रे जैसा है, आप इंसिडेंट लाइट रे को अगर चेंज नहीं कर रहे हो, मिरर को आप अल्फा बीटा गामा जो भी एंगल से घुमा दो पूरी असेंबली को, ये फिगर ऐसी ही बनी रहेगी, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होने वाला। अब आप कहोगे सर ये कैसे? इस बात का आपको जवाब मैं अब देने जा रहा हूं। ठीक है, मान लेते हैं कि मिरर से लाइट रे, जो हमारी इंसिडेंस लाइट रे है, रे नंबर 1, ये इंसिडेंस लाइट रे मिरर से सपोज थीटा का एंगल बनाती है। ठीक है, तो इंसिडेंस एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। तो रिफ्लेक्शन एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। आइए एक नॉर्मल की यहां भी हमको जरूरत पड़ने वाली है, इसको मैं रे नंबर 2 बोल सकता हूं। ये रे 1 हो गई, मतलब ये रॉ 1 हो गया, रॉ 2 हो गया, रॉ 3 हो जाएगा हमारा। ठीक, रे 1, रे 2, रे 3। आइए, दिस एंगल, इफ दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, क्या आप मुझे बताएंगे कि ये एंगल कितना होना चाहिए? 90 माइनस थीटा या थीटा? क्या लगता है? नहीं समझ में आता तो सोचने का सबसे सुंदर तरीका क्या है? 90 माइनस थीटा ये है तो ये थीटा होगा, और ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। देखिए बहुत ज्यादा अकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं गलत हो जाता है। ठीक है, ये थीटा आएगा, राइट? अगर ये थीटा है तो ये कितना हो गया? थीटा हो गया। तो ये कितना हो गया? नाइनटी माइनस थीटा हो गया। ठीक, अब मुझको एक बात बताइए। बात भाई साहब कुछ ऐसी है, इसमें मैं थीटा कुछ भी रख दूं, अगर मिरर घुमा दिया, अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं। मान लीजिए पहले केस में मिरर ये जो लगा हुआ है, इसमें थीटा 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। मैंने कहा लेट थीटा 60, 60 तो ये 30, मतलब ये 60 तो ये 60, आप समझो। ठीक है, अच्छा फिर से सुनो। हाँ तो ये 60 हो गया, ये कितना हो गया? 30। बस थीटा 90 छोटा होना चाहिए, ये कंडीशन है, और वो ऑब्वियसली रहेगा ही, उसमें आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, वो 90 छोटा ही होगा। दूसरा केस बना लो, लेट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो भाई अब ये 30 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? आप देख रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों साइड, केवल मिरर से एंगल, मतलब तुमने पहला रोटेशन दिया 60 डिग्री, ये फिर तुमने दूसरा रोटेशन दे दिया 30 डिग्री, तो केवल मिरर घूम रहा है, इस पे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये लाइट रोके हुए हो, ये लाइट रेस्ट पे है, तुम केवल मिरर घुमा लो तो ये फिगर एज इट इज बनी रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। मेरी बात समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? केवल मिरर घुमाइए, अगर इंसिडेंस लाइट इज एट रेस्ट तो ये पूरी रे असेंबली पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी रेस्ट पे ही बनी रहेगी। मतलब अब मैं यहाँ पे मोटा मोटा लिख सकता हूं, इफ दिस लाइट रे इज एट रेस्ट, तो ये वाली लाइट रे भी कैसी रहेगी? रेस्ट। और इसको आप कितना भी घुमा लो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, बस थीटा लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा ना, थीटा 90 से बड़ा वैसे भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि 90 से बड़ा कर दिया तो रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, कहीं और रे डायग्राम भाग जाएगा तुम्हारा। आई बात समझ में? तो बस 90 से छोटा रखना, ये कंडीशन हमेशा मेंटेन रहेगी। अभी कोई डाउट हो देख लीजिए इस सवाल को, क्योंकि देखने में कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। अब तो समझ में आया होगा ना, देखने में
कंफ्यूजन होता है, क्योंकि सिंगल मिरर के केस में आपको ये पढ़ाया हुआ है मैंने कि अगर आप मिरर को थीटा से रोटेट करते हो तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे टू थीटा उसी डायरेक्शन में घूम जाती है। ये पढ़ाया हुआ है मेरा खुद का। लेकिन ये केस एक ऐसा है क्योंकि देखिए दो प्लेन मिरर्स हैं, एक से रोटेशन जितना भी होगा रिफ्लेक्टेड लाइट रे में, दूसरे के घूमने की वजह से वो कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे ये फंडा आता है। तो इस वजह से इस पर्टिकुलर असेंबली को यहाँ पे रोटेट करने से कोई भी फर्क इस रे डायग्राम पे नहीं पड़ने वाला। क्लियर है बात? समझ गए? ठीक है। अच्छा देखो थीटा 60-30 का एग्जांपल क्यों दिया, चलो ये भी तुमको मैं बताता हूँ। देखो 60-30 का एग्जांपल इसलिए दिया, जैसे यहाँ से 60 डिग्री अगर मिलेगा तो यहाँ से 30 मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, एक प्लेन मिरर इसके नीचे ऐसे परपेंडिकुलर तुम लगा दो, ये मान लो एक प्लेन मिरर ऐसे लगा दिया, अब बताओ लाइट रे ऐसे आई है तो इसी ट्रैक पे वापस चली जाएगी। इस मिरर के परपेंडिकुलर लाइट स्ट्राइक कर रही है, तो जिस रास्ते आई है उसी रास्ते से तो लौट जाएगी ना। तो एग्जैक्टली इसका रिवर्स फॉलो हो जाएगा। तो जब 30 डिग्री का इंसिडेंस यहाँ से मिलेगा तो 60 का फाइनल एंगल यहाँ से मिलेगा। बात अब समझ में आती है? तो ये रिवर्स में भी पॉसिबल है ना। अब 45 लगा दो थीटा तब भी वैलिड है, तुम 25 लगा दो 25 और दूसरा 65 हो जाएगा तब भी वैलिड है, मतलब कुछ भी कर लो। तो यहाँ से 90 तो यहाँ से 90 माइनस थीटा आपको मिलना ही मिलना है। अब आप कोई भी एंगल ले लो, 20 ले लो तो यहाँ 70 पाओगे, यहाँ से रिट्रेस करा लो तो ये 70 फिर इधर 20, मतलब कुल मिला के वही केसेस रिपीट हो जाएंगे इधर से। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है कि मिरर घुमा रहे हो, कोई मिरर असेंबली घुमा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब सॉरी मिरर असेंबली घुमा रहे हो, बट अगर ये लाइट रे रेस्ट पे है, अगर ये फिक्स है तुम्हारी पहली वाली लाइट रे, तो लास्ट वाली लाइट रे भी ऑटोमेटिक रेस्ट पे होगी। इसमें कुछ भी, ये फिगर ऐसी ही दिखेगी, मिरर को तुम चाहे कितना भी रोटेट करा लो, ये फिगर ऐसी ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। मतलब अगर मैं आपको इसका लाइव दिखा सकता तो मैं ये शो करता है यहाँ पे कि बच्चों देखो ये लाइट रे ऐसे रुकी हुई है और मिरर घुमा रहे हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक इमेजिनेशन आपके दिमाग में आ रहा होगा, आप दिमाग में सोच लीजिए दो प्लेन मिरर हैं और ये एक लेजर बीम है जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो ये लेजर बीम पूरी रेस्ट पे है और आप मिरर को घुमाइए ये ऐसी रुकी रहेगी। आई बात समझ में? आप तो ये बहुत बढ़िया केस है, थोड़ा अलग तरह का है, तो इसको याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। इसका जो रिजल्ट आया है, इसका जो आंसर आया है वो नन ऑफ दीज आया है, और मैंने यहाँ पे उसका रिजल्ट दे दिया है कि फाइनली रे असेंबली कैसी होगी, रेस्ट पे होगी। ठीक है, एक मिरर को रेस्ट पे रख के दूसरा घुमाओगे तब तो फिगर चेंज हो ही जाएगी, तब तो कोई फर्क ही नहीं, मतलब तब तो ये सवाल ही खत्म हो गया मेरा, वो लॉजिक ही बदल गया ना तब तो। यहाँ तो मैं पूरी असेंबली को घुमा रही है, एल शेप असेंबली है, मैं पूरी असेंबली घुमा रहा हूँ, ये एल शेप मिरर है, मैं इस पूरे मिरर को ऐसे ऐसे टर्न आउट कर रहा हूँ। आइए बात समझ में, ये क्या है रोनित, बात समझ में आई बेटा? ठीक, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नोट कर रहे हो क्या? लिख लो। लिखने में फायदा बहुत होता है, हालांकि मैं आफ्टर द क्लास दे दूंगा व्हाट्सअप, लेकिन जब आप लिखते हो ना तो आपको अच्छा, बहुत अच्छा समझ में आ जाता है, क्योंकि वो चीज आपके प्रोसेस से निकलती है, वही चीज। एक सवाल और मेरे दिमाग में आया है, दे रहा हूँ, छोड़ूंगा थोड़ी ना मैं, दे रहा हूँ। हो गया, चलिए आगे आते हैं। मतलब उस क्वेश्चन को मैं ऑप्टिक्स के साथ साथ काइनेमेटिक्स से भी कनेक्ट कर रहा हूँ। आपको ये क्या बात हो गई, देखिए मजा आएगा, बढ़िया सवाल है। एक प्लेन मिरर है कुछ इस तरह से हमारे पास में, और इसकी लेंथ है एल। ठीक है, एल दूरी पे ही एक ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक, और इस ऑब्जेक्ट से एल की ही दूरी पर एक स्क्रीन है।
क्या दिया अभी आपको? एक प्लेन मिरर है mn, जिसकी की लेंथ कितनी है l। इससे बाइसेक्ट करते हो, बाइसेक्ट करते हो मतलब आधा आधा, l/2 मेंटेन करते हुए सिमेट्रिकली l डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। इस ऑब्जेक्ट से l डिस्टेंस पीछे एक बड़ा सा स्क्रीन है। यहां पे एक मैन खड़ा हुआ है पर्पल कलर के कपड़े पहन के, ठीक है। ये मैन इस स्क्रीन पर, ध्यान से समझिएगा केस को, मैंने कहा ये मैन इस स्क्रीन पर u की कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करते हुए, u की कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ता है, ठीक। और आपसे मेरा प्रश्न यह है कि कितनी देर के लिए इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस मैन को दिखाई देगा? क्या बात है, कितनी देर के लिए इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस मैन को दिखाई देगा? फॉर व्हाट टाइम इंटरवल द मैन सीज, या द मैन विल सी द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज की बारी। फॉर व्हाट टाइम इंटरवल the man will see the image of the object on the screen। बूझो तो जाने, कितनी देर के लिए हमारे मैन को ये ऑब्जेक्ट नजर आएगा? इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि कितनी डिस्टेंस पर इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस स्क्रीन पे बन रहा होगा, मतलब कितना बड़ा इमेज इस ऑब्जेक्ट का स्क्रीन पे बन रहा होगा बाय द हेल्प ऑफ दिस प्लेन मिरर। पहले तो ये आप निकालो। एक बार जब लेंथ आ गई तो टाइम के लिए क्या करना है आपको? टाइम इज इक्वल टू लेंथ यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आप टाइम निकाल लोगे। तो फोकस करिए इस बात पे कि इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर के थ्रू कितना बड़ा एक इमेज का पैटर्न या कितना बड़ा पैच यहाँ पे बनने वाला है, राइट। आइए इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला काम करें, आप नॉर्मल ड्रॉ कर लें। दो नॉर्मल आ गए। अब आप निकालें रे डायग्राम। ठीक, मान लो और ऊपर से मैन आ रहा है, आप इमेजिन कर लेना कि थोड़ा और ऊपर से मैन आ रहा है, तो यहां से उसको दिखना शुरू हो जाएगा इमेज। क्यों? आप देखिए जो फर्स्ट लाइट रे है वो यही वाली तो होगी बाउंड्री लाइट रे, इसके आगे तो मिरर है भी नहीं, तो आखिरी या पहली जो भी आपको कहना हो वो ये वाली होगी। यानी ऊपर से जब यहाँ कहीं से ऐसे मैन आ रहा होगा, जैसे ही इस पी पॉइंट पर पहुंचा होगा उसको इमेज दिखने लगा होगा, दिखने लगा होगा, क्योंकि यहां तक रिफ्लेक्टेड लाइट रे पहुंची है, तो यहां से इमेज नजर आने लगा होगा। क्या बात क्लियर है? और सुनो, फिर एक ये गई और ये पॉइंट हो गया P से लेके Q तक का। लास्ट लाइट रे तो यही हो जाएगी ना, आखिरी बाउंड्री लाइट रे ये होगी। अच्छा, इसके बीच में इनफाइनाइट रिफ्लेक्शंस होते हुए लाइट रे पहुंच रही होगी, मतलब ऐसा कुछ, यहां से टकराई यहां पहुंच गई, यहां से टकराई यहां पहुंच गई, यहां से टकराई यहां से पहुंच गई, यहां से टकराई यहां से पहुंच गई, ऐसा कुछ चल रहा होगा। पहला पॉइंट P और आखिरी पॉइंट Q, इसके बीच में सारी लाइट रेज आ रही होंगी। ठीक है, तो बताओ इमेज क्या P से शुरू होके ये पूरा ऐसे बन रहा होगा Q तक?
यानी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज एक इतना बड़ा पैच नजर आ रहा है। दिस इज नॉट द पॉइंट इमेज। हमको पी से क्यू तक की लेंथ सॉल्व करनी है, बहुत आसानी से सॉल्व होगी, कठिन बिल्कुल नहीं सवाल। देखिए भाई, एक तरफ से सॉल्व कर लो आप, इसको y मान लो। अच्छा, अगर ऊपर वाला y है तो नीचे वाला भी y होगा, बाई सिमेट्री यहाँ से। ये इतना मैं कह रहा हूँ y मान लो, तो बताओ इतना भी तो y होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आया, एक इधर और एक इधर, ये। अच्छा, ये L है तो ये L ही होगा, क्योंकि तो नॉर्मल है ना। अंकित, अंकित पानी पिला, पर खाली होगी बोतल। ये L, ये y, ये y सॉल्व करना है। y बताओ कितना आएगा, tan थीटा की ज्योमेट्री लगाइए। y अपॉन 12 का क्या मतलब है? y सॉल्व करना है बेटा, y सॉल्व करना है। देखिए ये डिस्टेंस 2l हो जाएगी, हो जाएगी। और अगर इसको तुम अल्फा मान लो, 2 मिनट के लिए इधर ध्यान दो। इफ दिस एंगल इज अल्फा, इंसिडेंट एंगल, थोड़ा और बड़ा लिखता हूं। इफ दिस एंगल इज अल्फा, तो ये वाला भी अल्फा होगा, होगा ना। यहाँ पे भी वही होगा, ये भी अल्फा, तो tan अल्फा लगा लो। tan अल्फा क्या होगा, y अपॉन 2l, ठीक है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू y अपॉन 2l। अच्छा, ये छोटे वाले ट्रायंगल में भी देख लो, अगर ये अल्फा है तो बताओ ये भी अल्फा होगा। तो यहाँ पे देखो, ये l/2 है, कितना l/2 होगा, और इतना l है, तो l/2 अपॉन l हो जाएगा tan अल्फा। तो अगेन tan अल्फा क्या लिखोगे, ये होगा। यानी कि इसको क्या लिख सकते हो, 1/2। ये भाई l से l कट गया, क्या बचा, 1/2 तो बचा। अब क्या करोगे, इसको और इसको बराबर कर दो, ये भी y अपॉन 2l tan अल्फा है, ये 1/2 भी tan अल्फा है, दोनों tan अल्फा तो सेम ही होंगे ना। तो y अपॉन 2l इज इक्वल टू 1/2। क्या करोगे, y अपॉन 2l इज इक्वल टू 1/2, तो y की वैल्यू क्या आ गई, l आ गई। बोलिए, तो दिस इज l, और बाई सिमेट्री इसको भी l बोल दो। तो पैच की लेंथ कितनी आ गई, पैच की लेंथ कितनी आ गई, 3l आ गई ना। l, l और l, तो p से q तक की लेंथ कितनी आ गई, 3l। पी क्यू इज इक्वल टू 2y प्लस l, यानी कि 3l। ठीक, समझ गए। तो टाइम कितनी देर के लिए विजन होगा, स्पीड कितनी है u, बस अब तो आ गया ना, अब तो इतने में कर दूंगा मैं। नाउ डेल्टा टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है, 3l। ना 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 ना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, आ गया। बल्कि और अच्छा तक तमीज से अगर लिखा जाए तो डिस्टेंस को लिखोगे पी क्यू अपॉन स्पीड। अब लिख दो, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 3l/u। इतनी देर के लिए आपको इमेज का विजन होगा। एंड दिस वाज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। मैंने ऑप्शन नहीं दिए थे आपको, क्योंकि मैं ऑप्शन लिखने में टाइम खराब नहीं करना चाह रहा था। बट यकीन मानिए ये एक ऑब्जेक्टिव सवाल था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। इसका मतलब वही 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से ऊपर का क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। अब बताओ क्या समझ में आया, पक्का, क्लियर, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, एक और पकड़ लो इसी बात पे। अब तो मेरा दिमाग बहुत तेज चल रहा है इस समय, निहायत ही भयानक स्पीड से दौड़ रहा है। ये ओ हो गया ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मिरर है,
और ये सब बिना बनाए काम नहीं होने वाला, ये भी तय है। बहुत छोटा करता हूँ मिरर, नहीं मेरे लिए ना फिगर बनाने में सर दर्द हो जाएगा। इसको नजदीक ले आता हूँ। ये लीजिए, ठीक। केस क्या है ध्यान से समझिएगा। ऑब्जेक्ट भी इससे एल की दूरी पर है, ठीक है। स्क्रीन भी जो नीचे ग्राउंड पे है वो एल की दूरी पर है, और ये स्क्रीन है ग्राउंड, ठीक। सवाल मेरा ये है, अगर ये एल आप ले लेते हो तो सवाल मेरा ये है, स्क्रीन पर बनने वाले पैच की लंबाई कितनी होगी। पैच समझ गए? यस, इस ऑब्जेक्ट का भाई, इससे एक यहां से रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे आएगी, फिर एक यहां से रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे आ जाएगी, आएगी। तो ये यहाँ और यहाँ पे ये इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट मिले, इतना बड़ा पूरा पैच बनेगा, वो क्या लेंथ का बनेगा, ये पूछ रहा हूँ। और ये सब ऑब्जेक्टिव सवाल है, यकीन मानिएगा, कोई सब्जेक्टिव सवाल मैं अपनी तरफ से आपको बना के नहीं दे रहा। आप बताइए ना, ये सिंपल tan थीटा की तो ज्योमेट्री फॉलो कर रहे हैं हम लोग। tan थीटा के अलावा कुछ किए, या स्पीड इज इक्वल टू, या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो लगा है। इसमें कोई लेवल बहुत हाई थोड़ी ना, केवल तुम्हारी अकल ही तो लगवा रहा हूं। तो ये आ गया P पॉइंट, पैच का पहला पॉइंट आया कि नहीं आया। और Q पॉइंट बनेगा दूसरे कलर से। अब ये Q पॉइंट है। और अगर आपको पैच देखना है तो पैच आपको P से Q तक मिल जाएगा। तो कृपया बताएं पी क्यू लेंथ कितनी बड़ी होगी। भाई साहब, यहां भी आपको सिर्फ tan थीटा या tan अल्फा या tan बीटा के अलावा कुछ नहीं सॉल्व करना है। मैं बताऊं, मैं बताऊं, मैं देखिए बहुत सीधा साधा बंदा हूं, और मुझसे दूसरे का कष्ट देखा नहीं जाता। ये थीटा, ये थीटा, ये तो होगा। अच्छा, अगर ये थीटा तो भाई ये भी थीटा, क्या मानते हैं आप? ये थीटा है 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा, और नहीं तो ये और ये पैरेलल, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, जिस तरह से आपको लेना हो ले लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे tan थीटा, ये रहा थीटा। अच्छा बताओ, L बाय L 45 दिख रहा है आपको साफ साफ? अरे बहुत आसान डाटा था यार इसका, ये L ये L, तो tan थीटा लगाओगे तो L अपॉन L यानी 1 हो जाएगा, यानी थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, सीधा सीधा। तो भाई थीटा अपन लोगों ने ले लिया 45 डिग्री। या आपको देखना है भैया, देख ले यार।
यहां से तो लिख ही सकता हूं, ये लो, अभी तो ठीक है। अच्छा, ये मैंने एल बोला था ना आपसे, इससे एल हाइट नीचे स्क्रीन है, लिखना छूट गया था। बताओ ये 2L है, तो ये कितना होगा? इस पॉइंट को मैं O नाम दे देता हूं, O। O से लेके P तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2L हो जाएगा। अरे ये भी तो 45 ही होगा, तो जितना बड़ा परपेंडिकुलर उतना ही बड़ा तो बेस हुआ, है ना? समझ गए? तो ये कितना हो गया? 2L। यहाँ पीछे पेन नहीं चलेगा, तो मैं लिख दे रहा हूं साइड में। दिस इम्प्लाइज इज इक्वल टू 2L, ये लीजिए, ठीक है। रोनित ने आंसर दिया है 3L अपॉन यू। चलिए चेक करते हैं, मेरे ख्याल से सही आंसर है 3L अपॉन यू। बट यू कहां से आया? यू तो इसमें है नहीं। अरे नहीं, ये पुराने वाला है, पुराने वाला आंसर इसका। सॉरी 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 बेटा, आई वॉज मिस्टेकन, सॉरी। हाँ भाई, तो ये हो गया 2L 2L, ठीक है। आइए अब इस वाले एंगल को आप अल्फा नाम दे दें कृपया। ये रहा अल्फा, तो इफ दिस एंगल इज अल्फा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू अल्फा, हो जाएगा। और भाई अगर ये अल्फा है, एल, एल अभी देखता हूं, पता चलता है कितना है। हाँ भाई, तो अगर ये अल्फा है तो आप मुझे बताइए, ये भी अल्फा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये अल्फा हुआ तो ये भी अल्फा होगा। tan अल्फा सबसे पहले यहां लगाओ, 2L अपॉन एल, ये यहां तक आया ना, तो ये 2L अपॉन एल tan अल्फा, क्या कहते हो? आती समझ में बात? तो लगाओगे आप tan अल्फा 2L अपॉन एल, यानी कि tan अल्फा इज इक्वल टू 2। एक तो ये आ गया, यहां से लगाओ tan अल्फा, L अपॉन ओ क्यू लगाओगे tan अल्फा, तो ऑल्सो tan अल्फा इज इक्वल टू L अपॉन ओ क्यू। और tan अल्फा की वैल्यू क्या है? 2, तो L इज इक्वल टू, तो हो जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू L अपॉन ओ क्यू। तो L की वैल्यू क्या आ गई? अरे O निकालना था, सॉरी। तो ओ क्यू कितना आ गया? L बाय 2 आया। अब एक वैल्यू तुम्हारे पास ये पड़ी है, एक वैल्यू तुम्हारे पास ये पड़ी है, एक ये पड़ी है। अब आपको निकालना है पी क्यू। हाँ, पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी माइनस ओ क्यू। पी क्यू की जो लेंथ है वो यहां से लेके यहां तक माइनस यहां से लेके यहां तक आ जाएगी, ठीक है। तो ये कितना है? 2L माइनस L बाय 2, दिस इज 3L बाय 2 एंड दिस इज द आंसर। कोई शक? कोई शक? नो शक, क्लियर है? रोनित कितना दिखे हो? 3L बाय 2। तो अपने आंसर बहुत बदलते हो हैं, पहले L लिख रहे थे, अब 3। सर आपने गलत देखा, मैंने 3L बाय 2 कहा था। हाँ बेटा, वो मुझे दिख रहा है, सही कह रहे हो। मेरे फंडे मुझे लगा रहे हो तुम लोग हैं। खैर, समझ में आ गया, क्लियर है? पक्का पक्का। अब आगे बढ़े, चलिए एक केस और। इसने अगर कोई सही, इसमें किसी ने सही आंसर दे दिया, यकीन मानिए अभी का अभी कैडबरी मंगा के आपको मैं दूंगा। चॉकलेटी सवाल, आज का चॉकलेटी प्रश्न। रोनी तुमसे भी वादा है, सही बता दिया तो तुम्हारा चॉकलेट तुमको मिलेगा। चॉकलेटी प्रश्न आज का थोड़ा सा अलग टाइप का है, इतना हलवा भी नहीं है। देखिए क्या है, ये ग्राउंड है, थोड़ी बड़ी बनाते हैं, इतनी छोटी ग्राउंड अच्छी नहीं है। ये ग्राउंड है, यहाँ पे एक बॉल है, ठीक। ये बॉल u की स्पीड से आगे जा रही है। आप कहोगे सर ये क्या काइनेमेटिक्स का सवाल दे रहे हैं क्या? ना भाई ना,
ऑप्टिक्स का ही है। ये बॉल किसी u की स्पीड से आगे जा रही है, वेयर u इज कांस्टेंट, लिख दूंगा, ठीक है। इसके ऊपर यहां पे एक प्लेन मिरर है, ध्यान देना, और नीचे बनाऊंगा थोड़ा, ठीक। कुछ होता था, कैसे करते थे, ये है बॉल, ठीक है, ये u की स्पीड से आगे जा रही है, ये प्लेन मिरर है एक, प्लेन मिरर भी बड़ा सा है, और प्लेन मिरर कैसा है, पैरेलल टू द ग्राउंड है, ये प्लेन मिरर कैसा है, पैरेलल टू द ग्राउंड है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा सवाल। if the mirror is sorry, if the mirror is moving vertically down with constant speed v, then what is the velocity of image of the ball? गजब लॉजिक है भाई साहब, आत्मा प्रसन्न हो गई मेरी। आप लोग सोचते हो कि खुद ही सवाल देते हो, खुद ही खुश भी रहते हैं अपने सवालों से। If the mirror is moving vertically down with a constant velocity v, then find the velocity of image with respect to ground. The ball is moving with constant speed u, as shown in figure। भाई साहब करिए। ये बताओ तो जाने, और इस पे मैंने एक चॉकलेट लगा के रखी हुई है शर्त के रूप में। चॉकलेट आपको 80 रुपए तक की कीमत की मैं दूंगा, ये भी नहीं कि 10 रुपए वाली मंगा के दे दें टुटरूम सी, ठीक है। चाहे वो सिल्क मिले, चाहे वो डार्क चॉकलेट मिले, चाहे वो कोई मिले, मतलब मैं ये कमिट नहीं कर सकता कि कौन सी दूंगा। कीमत 80 रुपए होगी, 80 से 100 के बीच में। चलिए, शर्त की चीज मैंने चेंज करी, चॉकलेट तो तुम खाक बराबर कर दोगे, ठीक है, रैपर भी फेंक दोगे, 2 दिन बाद भूल जाओगे कि चॉकलेट मिली थी। आपको 100 रुपए की कीमत का मैं एक पेन दूंगा, बात कीमत की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, आपको एक पेन दूंगा, बढ़िया सा पेन दूंगा, वो आप रखोगे अपने पास, तो आपको याद रहेगा कि आपने एक सवाल का जवाब दिया था क्लास में, और उसके लिए वो आपको रिवॉर्ड के फॉर्म में दिया गया है, बात कॉस्ट की नहीं है। अच्छा लगा मुझे खुद की सोच पे, चॉकलेट तुम खा के फेंक दोगे। अब मैंने इतना कुछ किया है, तो फिर ये टाइम लिमिट भी कुछ बनती है ना,
टाइम भी तो बनता है ना भाई कि इतनी देर में, नहीं पता लगा हम लोग शाम तक यहीं खड़े हुए हैं। तो 350 हुआ है टाइम अभी, वैसे 49 है बट मैं 50 बोल रहा हूँ। और 350 से लेके 352 तक का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, मतलब 3:52 तक का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। और जैसे ही 3:52 हो जाएगा, इस सवाल को मैं डिस्कस करना शुरू कर दूंगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हालांकि कुछ सेकंड्स आपको ज्यादा ही मिलेंगे, 2 मिनट से हो गया 350। अब 2 मिनट का टाइम आपके पास पूरा पूरा है, करिए। हो तो आपस में चीटिंग कर सकते हो। बच्चों, दिया हुआ समय समाप्त हो चुका है, बल्कि 2 की जगह मैंने आपको 4 मिनट दिए। ठीक है, 2 की जगह 4 मिनट दिए हैं। किसी ने आंसर किया है? 2v - u।
एक है 2v/u, एक है 2v-u। नहीं चलो मैं माइनस फाइनल मान लेता हूँ, क्योंकि तुमने फाइनली 2v-u लिखा है। हाँ मुझे पता, तुम मुझे सुन रहे हो, इसीलिए गप से फिर आंसर दियो तुम 2v-u। और मुझे ये कहते हुए बहुत ही मतलब हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आपका आंसर गलत है। सुनिए, ध्यान से सुनिए इस सवाल को। अरे बहुत बढ़िया, और भाई साहब बहुत आसान सवाल है ये भी है, मतलब ऐसा कि नहीं कि बहुत कठिन टाइप का क्वेश्चन। बस मेरी बताई हुई बातों को अगर आप याद रखते तो शायद आज आपको एक पेन मिलता। पहली चीज, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज बॉल जो बनेगा, इमेज बॉल समझ गए ना भाई, बॉल ऑब्जेक्ट है तो इमेज बॉल हो गई उसका, मतलब बॉल ऑब्जेक्ट है तो इमेज बॉल उसका इमेज हो गया, या आई आई बॉल उसका इमेज हो गया, जो भी आप कहना चाहो यार, वट। तो दिस इज द इमेज। आपको मैंने प्लेन मिरर के वक्त एक बात समझाई थी कि प्लेन मिरर केवल अपने परपेंडिकुलरली रिफ्लेक्शन शो करता है, पैरेलल में कुछ भी नहीं शो करेगा। अभी बहुत काम कराया था उस पर, याद आया? तो ये जो स्पीड u आप देख रहे हो मिरर के पैरेलल है, तो ये तो इमेज को एज इट इज मिलेगी, सब पढ़ाया हुआ है। ये इमेज को एज इट इज मिली, ठीक है। अब बात कर लो, तो एक तरह से मिरर के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट कैसा हो गया रेस्ट पे? ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर तो मूव ही नहीं कर रहा था, तो मिरर के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट कैसा हो गया रेस्ट पे? वो तो पैरेलल मूव कर रहा है, वो एज इट इज चिपक गई उधर जाके स्पीड, ठीक है। अब तुम्हारे पास केस क्या है? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, क्योंकि मिरर के परपेंडिकुलर नहीं चल रहा, दैट्स व्हाई मैं इसको रेस्ट पे बोल रहा हूँ। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे और मिरर मूव कर रहा है v से। अब बताओ इमेज कितने से चलेगा? 2v से चलेगा। ठीक। अब आपको कुछ नहीं करना था, इसका वेक्टर रिजल्टेंट लेना था कुछ इस प्रकार से, एंड दिस इज v नेट, और आपका v नेट आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4v² प्लस u²। हेलो जी, दिस इज द आंसर। बताओ इस सवाल में कुछ था? कुछ भी नहीं था, केवल थोड़ी सी अकल लगती है यार। ये मैं कहता हूं कि मैं जो क्वेश्चन देता हूं, जिसको मैं बोलता हूं अच्छा सवाल है, वो कठिन नहीं होता भाई, उसमें थोड़ी सी अकल लगती है। बताओ इसमें क्या कठिन है यार? कौन सी ऐसी बात है जो तुमको नहीं पता थी, या कौन सी ऐसी बात है जिसको समझने के लिए आपके दिमाग में जोर पड़ गया? मानते हो ना? तो अटेंटिव एकदम रहा करो, एकदम दिमाग ऐसे बिजली की तरीके से चलाया करो अपना, बहुत बढ़िया चलता है। क्लियर? समझ गए? तो आइए, ऐसे मौके मैं आपको फिर दूंगा, आज नहीं सही, पेन पेन फिर कभी आपको मिलेगा। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ में है, हमेशा रहेंगी। बस हमेशा सवाल पे फोकस करके ये सोचा करो कि हमसे कहा क्या गया और हमको करना क्या है। एग्जाम में यही दो बातों पे आपका सिलेक्शन होना या ना होना डिपेंड कर जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि हमसे पूछा क्या और हमको करना क्या है इस जगह पे। फालतू काम करने लगे तब भी कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं होने वाला वहां पे। देखिए, दो सवाल आपके सामने फिर आए, और ये आज के अंतिम दो हैं, ठीक। क्या क्या लिखा है? पहला, दूसरा। A point object is placed at a distance 30 centimeter from a convex mirror of focal length 30 centimeter. The image is formed. बताओ भैया किधर है? मिरर कैसा है? कॉन्वेक्स। फोकस कितना है? 30। ये फोकस कितना है? 30, और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 30। इमेज बताओ कहां आएगा? अब मुझे कुछ सेकंड्स में आंसर चाहिए। पता, जब आप सब मेरे साथ एकदम रम जाओगे तो मैं आपको कैसे टाइमिंग दिया करूंगा। इस सवाल को 10 सेकंड में करके दिखाओ, या इस सवाल को 20 सेकंड में करके दिखाओ, बस, इससे ऊपर नहीं। ये 20 सेकंड के लायक, 15 सेकंड के लायक सवाल है, बस, इससे ज्यादा नहीं है, और शायद उससे भी कम। अगर 10 सेकंड में आप करते हो ये सवाल तो मतलब काबिले तारीफ है, कोई दम है नहीं उसमें।
देखिए अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फिर उसमें मैनिपुलेशन करेंगे। जब आप उस्ताद हो जाओगे तो फॉर्मूला लिखने वाला स्टेप तो खत्म हो गया ना, फिर आप सीधे वैल्यूज ही रखोगे ना। मतलब अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इसमें क्या करता, मैं एक बार तो सवाल पढ़ लेता भाई कि हाँ ठीक है चलो कॉन्वेक्स मिरर है, फोकस पॉजिटिव होता है, सब कुछ मालूम है। कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, फोकस पॉजिटिव होता है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कहाँ है, यू कितना है, -30। ठीक, तो आप सीधे सीधे रखोगे 1/b -1/u, यू कितना हो गया, यू कितना हो गया बताओ, 30। या बहुत है तो यहाँ प्लस लगा के यहाँ माइनस लगा सकते हो, ठीक है, और इज इक्वल टू 1 बाय कितना, 30। तो अब देखो यहीं से यार तुमको समझ में आ गया, ये 1/b, 30 को उधर घुमाओगे 1/b 2/30, तो भी हो गया 15 सेंटीमीटर, खत्म कहानी। आई बात समझ में। अब इतना लिखने में कितना समय लगेगा, 10 सेकंड के ऊपर नहीं लगेगा। अब बात समझ गया ना, ये टाइमिंग होती है। और कॉन्वेक्स है, इसमें एक ऑप्शन और आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला जा सकता था, जैसे पोल को हटा देता मैं और ये पोल वाले ऑप्शन की जगह में डालता 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वो गलत करा सकता था आपको। 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर मैं यहाँ पे लिख सकता था और वहीं पे आप गलत कर सकते थे। आप ये देखो वी कैसा आया, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब पोल के दूसरी तरफ बनेगा, मिरर के दूसरी तरफ बनेगा, ऑब्जेक्ट जिधर रखा उसके अदर साइड आएगा, वर्चुअल इमेज होता है, कॉन्वेक्स है। और मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन में बात समझाई थी कि अगर आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है और आप रियल ऑब्जेक्ट लेके बैठे हो तो वर्चुअल इमेज ही मिलेगा आपको, रियल इमेज आप पा ही नहीं सकते उससे। ठीक है, आ गया बात समझ में। अब दूसरा पढ़ो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। बच्चों मिरर कैसा है, कॉनकेव, डिस्टेंस u कितना है, u हो गया तुम्हारा 30। अब मैं ऐसे लिखूंगा, u हो गया 30 सेंटीमीटर, मिरर कैसा है, कॉनकेव, एंड इट्स रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। देखो भैया रियल इमेज बोल रहा है 30 सेंटीमीटर पे, यानी कि ये तुमको बता रहा है v, ये तुमको बता रहा है u, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। जल्दी बताओ, ओरल क्वेश्चन है, ओरल सवाल है, ओरल सवाल है। मिरर कैसा है, कॉनकेव है, ध्यान दो, कॉनकेव मिरर पे u तुमको दिया है 30, v तुमको दिया है 30, और रियल बोल रहा है, सबसे मेन बात रियल बोल रहा है। अबे u इक्वल टू वी कब होता है, ऐसे ही सोचो ना, पेन क्यों चला रहे हो, u इक्वल टू वी कब होता है, जब बॉडी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे। काहे को आज वीडियो दिखा के इमेज वाला रिवाइज करा है भैया, क्यों याददाश्त गर्म करी तुम्हारी मैंने, इसीलिए तो करी है ताकि चीजें केसेस याद रहे तुमको। हाँ 15 सेंटीमीटर फोकस हो गया, खेल खत्म। अरे मुश्किल से 1-2 सेकंड का सवाल है तुम्हारे लिए, ठीक है ना, हो गया, लो ये खत्म। हाँ इसमें अगर आपके पास में कुछ ऐसा दे दे 15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर, या कोई दूसरा डाटा और रख दे कि जैसे मान लो 30 है, -30, तो आप माइनस वाले को सिलेक्ट करिएगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस का चांस इसलिए नहीं क्योंकि 15 का एक ही ऑप्शन है, लेकिन अगर 15 और -15 पड़ा होता तो -15 पकड़ते आप, ये याद रखना, छोटी सी बात है। ठीक है, क्योंकि कॉनकेव मिरर है, फोकस हमेशा नेगेटिव होता है। अब यहाँ तो मैग्नीट्यूड है एक ही है 15 का, तो तुम्हारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, तुम भी कॉन्फिडेंट हो। लेकिन 15 और -15 होता तो -15 सिलेक्ट करते आप आंसर, बिकॉज कैसा आपको मिरर दिया हुआ है, कॉनकेव। आई बात समझ में। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो आपके क्वेश्चंस को गलत करा सकती हैं, विशेष सावधानी रखिएगा इन सवालों के प्रति। ठीक है, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है टाइम हो चुका है अपना क्लास का, तो अगली क्लास में बच्चों वेलोसिटीज के कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, इमेज वेलोसिटी, क्या क्या करेंगे, बहुत मजेदार क्लास होने वाली है अगली वाली। ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, इमेज वेलोसिटी इन केस ऑफ कर्व्ड मिरर, स्प्लिटिंग ऑफ मिरर, रोटेशन ऑफ मिरर, सब डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास बच्चों कब होगी हमारी भाई, कब होगी बताओ, परसों, परसों यानी थर्सडे, थर्सडे यानी 2:30 बजे। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।